ध्यान देते हम लोग? अभी तक हम लोगों ने जितना पढ़ा है वो सब कक्षा 9 का था, ठीक है ना? क्या क्या पढ़ लिया हम लोग ने? सर्वप्रथम हम लोगों ने निर्देशांक पढ़ा कि निर्देशांक क्या है। निर्देशांक पर हमने बिंदुओं को पढ़ा कि निर्देशांक पर बिंदु किस प्रकार से लिए जाते हैं। बिंदु लेने के बाद निर्देशांक पर हमने बिंदुओं को दर्शाना सीखा और बिंदुओं में हमने भुज और कोटि पहचानना सीखा कि भुज और कोटि क्या होता है। इनको पहचानने के बाद हम बिंदुओं को दर्शाए, कुछ बिंदुओं को दर्शाकर हमने दिखाया और उसके बाद अक्षों पर स्थित बिंदु की जानकारी लेने के लिए हम आए। तनिक तुम बताओ, अगर एक अक्ष पर स्थित कोई बिंदु है तो उसका क्या शून्य होता है? तो मतलब क्या कहते हैं उसको? वाई को कोटि। एक अक्ष पर कोई बिंदु स्थित होता है तो उसकी कोटि क्या होती है? शून्य होती है। और दूसरी स्थिति अगर वाई अक्ष पर है तो भुज शून्य होगा। तो अब इस प्रकार से हमने बिंदु दर्शाना सीख लिया। बैठ जाओ। अब यहाँ से हमसे बोलेगा सवाल कि ये जो दो बिंदु दिख रहे हैं इनके बीच की दूरी बताओ। ये जो दो बिंदु दिख रहे हैं इनके बीच की दूरी बताओ। ये जो दो बिंदु दिखे इनके बीच की दूरी बताओ। अब तनिक क्या ये बताओ, इन तीनों से बना त्रिभुज समबाहु है, समद्विबाहु है, विषमबाहु है? आया समझ में? तो वो नहीं पूछेगा कि दूरी ए बी निकालो, बी सी निकालो, सी ए निकालो। मान लो इस पॉइंट को हमने ए कर दिया, बी कर दिया और सी कर दिया, तो सवाल में थोड़ी ना बताएगा कि तुम ए बी निकालना, बी सी निकालना और सी ए निकालना, तब हमें बताना कि समबाहु है कि समद्विबाहु है कि विषमबाहु है। सवाल सीधे सीधे बोलेगा बताइए कि क्या, या जांच कीजिए कि क्या तीन बिंदुओं से बनने वाला त्रिभुज समबाहु है, समद्विबाहु है या विषमबाहु है। ठीक है ना? वहां पे तुम्हें समझना होगा कि अगर कोई समबाहु त्रिभुज है तो क्या होता है, उसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। क्या तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं? तो तीनों भुजाएं का मतलब समझते हो? पहले ए और बी के बीच की दूरी निकालोगे, फिर बी और सी के बीच की दूरी निकालोगे, फिर सी और ए के बीच की दूरी निकालोगे। हो गया ना? उसके बाद अगर तीनों बराबर आ गए तब कहोगे समबाहु है। दूसरा कहता है समद्विबाहु त्रिभुज। नाम से स्पष्ट हो गया, द्विबाहु, समद्विबाहु। सम माने समान, द्वि माने दो, तो दो समान। जब दो समान होगा तो समद्विबाहु, अर्थात तीनों जब दूरी निकालोगे ना तो कोई दो आपस में बराबर आएगा और तीसरा अलग रहेगा। मान लो ये 5 5 आ गया और ये क्या आ गया 6, तो दो बराबर है ना, इसलिए समद्विबाहु है। तीसरा विषमबाहु। विषम माने सब अलग अलग ना, सब अलग अलग, अर्थात सभी अलग होंगे, 5 6 7 जैसे इस तरह से। हो गया? तो ये विषमबाहु हो जाएगा। हो जाएगा? अब इनको जानने के लिए, क्योंकि यहाँ पे हमने कहा दूरी निकालेंगे, तो दूरी जानते ही नहीं है, इसको जानने पहुंच गए। ठीक है ना? तो सवाल तुमसे इसी तरह का पूछा जाएगा। बोल देगा एक चतुर्भुज है, इसके दोनों विकर्णों की लंबाई ज्ञात करो। एक चतुर्भुज है, इसके दोनों विकर्णों की लंबाई ज्ञात करो। माने तो चतुर्भुज इस तरह से बनेगा ना। अभी मान लो इसमें से ये वाले को भी अगर हम ले लें तो ऐसे देखो एक चतुर्भुज बन गया कि नहीं बन गया? बना ना? तो ये हमारा मान लो यहाँ पे डी कर दिया हमने, नहीं यहाँ पे सी करें और यहाँ पे डी करें, तो ये बीडी विकर्ण हो गया और एसी विकर्ण हो गया। देख रहे हो? तो चारों बिंदु अगर हमें पता है तो हम एक बार एसी निकाल देंगे, एक बार क्या निकाल देंगे? बीडी, अर्थात ए और सी के बीच की दूरी, फिर बी और डी के बीच की दूरी। तो सब जगह पे देख रहे हो दूरी का फॉर्मूला आ रहा है। आ रहा है ना? अब दूसरी स्थिति इसमें एक और चीज दे सकता है। यहाँ पे अब सोच रहे होगे कि ये तो ऐसे ऐसे बिंदु दे दिया है, तो उसको बनाने का क्या मतलब है? मान लो 4 बिंदु लाइन से दे दिए गए, उनको अपने हिसाब से हमने एबीसीडी मान लिया। मान लिए कि नहीं मान लिए? अब अपने हिसाब से एबीसीडी अगर मान लिए और क्या हो गया, चतुर्भुज हमारा इस तरह से बन गया। नाम हमने मान लिया एबीसीडी। हो गया ना? अब एसी हम विकर्ण जानते हैं, बीडी हम विकर्ण जानते हैं, जानते हैं ना? अब बिना चतुर्थांश में बिंदु दर्शाए भी तो हम उसका निकाल सकते हैं विकर्ण। निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते। लेकिन कभी कभी क्या करता है कि बिंदु इस प्रकार से देता है कि वो आगे पीछे होता है। कहने का मतलब
जो ये बिंदु का निर्देशांक है ना, इसके बाद ये वाले बिंदु का निर्देशांक लिख देगा, फिर इसका लिखेगा, फिर इसका लिखेगा। तो तुमने अगर लाइन से मानना शुरू किया तो तुमने ए इसको माना, इसके बाद ये वाला दिया था तुमने बी इसको मान लिया, और उसके बाद सी तुमने इसको मान लिया, डी इसको मान लिया, मान लिया ना। और विकर्ण तुम क्या निकालोगे अपने हिसाब से, तुम तो एसी और बीडी ही निकालोगे ना। जबकि ध्यान से देखो तो यहाँ पर तुमने सी कर दिया था और यहाँ पर क्या कर लिया था, बी। तो एसी क्या ये विकर्ण है? नहीं, दर्शाने के हिसाब से वो एसी भुजा बन चुकी है। अब ए बी क्या बन चुका है, विकर्ण बन चुका है। इसलिए चतुर्थांश जानना आवश्यक था। अर्थात जब हमसे किसी भी चतुर्भुज का विकर्ण पूछा जाएगा तो सर्वप्रथम उसको निर्देशांक तल पर दर्शाएंगे और उस चतुर्भुज को बनाएंगे। समझ गए? मतलब ये देखो 4 बिंदु हमारे पास है ना इस चतुर्थांश पर, तो हमने चारों को मिला दिया, चतुर्भुज बन गया। तो ऐसे ही मिला के तुमको बना लेना है। उसके बाद वहां पता करना है कि कौन कौन से बिंदु से विकर्ण बन रहा है। समझ गए? तो कभी भी केवल बिंदु देख के अपने आप से ABCD मत मान लेना। ABCD मान लिए और AC विकर्ण हो गया, BD विकर्ण हो गया। समझ गए? नहीं तो अगर क्रम बदल दिया तो प्रॉब्लम में फंस जाओगे। अगर त्रिभुज है तब कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि त्रिभुज में तो 2 भुजाएं, भुजा कैसे भी बन जाएगी, चाहे किसी क्रम में लिख दो उसको। देख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अगर यहाँ पे है तो इससे इसको मिलाया तभी भुजा, मान लो इसके बाद इसको मिलाया तभी भुजा हो, और इसके बाद इसको मिलाया तभी भुजा होगी ना। तो त्रिभुज में विकर्ण जैसी कोई स्थिति नहीं बनती है, इसलिए त्रिभुज में हमें प्रॉब्लम नहीं होगी। प्रॉब्लम कहाँ होगी? चतुर्भुज में। और सवाल तुमसे ऐसे ही पूछेगा और बाद में ये भी पूछ लेगा सिद्ध करो कि बनने वाला चतुर्भुज वर्ग है या आयत है। तो इसके साथ हमें और चीजें सिद्ध करनी होंगी जो वर्ग और आयत के बारे में हम पुराने समय से जानते आ रहे हैं। वर्ग के बारे में हम लोग क्या जानते हैं, इसकी चारों भुजाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती है। तो चारों दूरियां तुमको निकालनी होंगी, सेम आएगा ना। चारों दूरियां बराबर होती हैं और उसके बाद क्या होता है, प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। तो 90 अंश कैसे दिखाओगे? 90 अंश कैसे दिखाओगे? 90 अंश किस त्रिभुज में होता है? समकोण त्रिभुज में ना। और तुम इसमें तुरंत एक विकर्ण खींचोगे और विकर्ण खींचने से देखो ये त्रिभुज बन गया ना। इसमें इसको कर्ण मान लेना, इसको लंब मान लेना और इसको आधार। तो कर्ण वर्ग बराबर लंब वर्ग प्लस आधार वर्ग। अगर इस नियम का पालन उसने कर दिया तो विकर्ण होगा, अन्यथा अगर उसने इस पाइथागोरस प्रमेय का पालन कर दिया तो वर्ग होगा, अन्यथा नहीं होगा। मतलब वर्ग होने के लिए हमको 3 काम करना पड़ेगा। क्या? एक बार तो सबकी दूरी निकालनी होगी, दूरियां बराबर आएंगी तो वहीं पे नहीं वर्ग कह दोगे, दूरियां बराबर आएंगी तब उसका एक विकर्ण निकालोगे, दूसरा काम। फिर तीसरा काम, इससे एक त्रिभुज जो बनेगा उसमें लंब कर्ण और आधार मानोगे और उसको पाइथागोरस प्रमेय में रख के दोनों पक्ष बराबर ले आओगे। जब दोनों पक्ष बराबर आ जाएगा तब कहोगे क्योंकि चारों भुजाएं बराबर हैं और यह पाइथागोरस नियम का पालन भी कर रहा है, इसलिए यह क्या है, वर्ग है। जब एक कोण 90 अंश हो गया तो सारे 90 अंश के अपने आप होंगे, क्योंकि अगर चारों भुजाएं बराबर हैं तो वो समांतर चतुर्भुज होगा और समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं और संगत कोणों का योग 180 अंश होता है। समझ गए? संगत कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश। तो अगर ये 90 तो ये 90 होगा तभी तो 180 होगा। आमने सामने कोण बराबर होंगे, अगर ये 90 तो ये भी 90 होगा, ये 90 तो ये भी 90 होगा। मतलब एक ही सिद्ध करना है, बाकी अपने आप हो जाएंगे। समझ गए ना? ये ध्यान दिए रहना। तो इस तरह से हम इनको सिद्ध करेंगे। तो सबसे पहला यहाँ पे हमको कुछ भी सिद्ध करने को देखो दिया गया, दूरी ही निकालना है। इसलिए सबसे पहला काम हम लोग दूरी जानते हैं कि 2 बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे निकालते हैं। ठीक है ना? तो शुरू करो। देखो हेडिंग, निर्देशाक्ष तल पर स्थित, निर्देशाक्ष तल पर निर्देशाक्ष तल पर स्थित हो गया। 2 बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना।
दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना। निर्देशांक तल पर स्थित दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना। हो गया ना? चलो लिखो। इसके लिए सर्वप्रथम हो गया, पहले बिंदु को x1 y1, पहले बिंदु को x1 y1 हो गया, और दूसरे बिंदु को x2 y2, पहले बिंदु को x1 y1 और दूसरे बिंदु को x2 y2 मानते हैं हो गया ना? पहले बिंदु को x1 y1 और दूसरे बिंदु को x2 y2 मानते हैं। अब दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निम्न सूत्र से ज्ञात करते हैं। हो गया? दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निम्न सूत्र से ज्ञात करते हैं। हो गया ना? तो देखो, तुम्हारा जो बिंदु होगा वो किसी न किसी अक्षर से इंगित होगा, चाहे उसे A से प्रदर्शित करो, चाहे B से, चाहे C से, चाहे P से, चाहे Q से, S से, T से, किसी से भी। ठीक है ना? तो कॉमन हम लोग यहाँ मानते हैं पहला बिंदु को P और दूसरा बिंदु को Q। वैसे तुम्हारे जो सवाल में दिया होगा वही तुमको मानना है। जैसे मान लो चतुर्भुज बना था ना, तो तुमने नाम लिखा इसका ABCD, तो अगर इसकी लंबाई निकालना चाहते हो तो पहला बिंदु लिखना A और दूसरा बिंदु लिखना B। हो जाएगा ना? ये ध्यान देना। हमने यहाँ पे क्या माना है? P और Q। तो सूत्र क्या बनेगा? ध्यान से देखो, दूरी PQ बराबर एक बड़ी सी करनी बनाना और अंदर लिखना x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। हो गया ना? दोनों का वर्गों का योगफल का वर्गमूल। हो गया? अब एक चीज देखो, या करके एक और फॉर्मूला, मतलब अभी x1 में से x2 घटाए है ना, x2 में से x1 घटा दो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों जी? क्योंकि वर्ग है। 3 का वर्ग कर लो चाहे -3 का वर्ग कर लो, कितना आएगा? 9 ही आएगा ना। देखो 3 का वर्ग किए, मान लो x1 माइनस x2 की वैल्यू 3 आई थी। नहीं सोच लो, मान लो x1 की वैल्यू 5 थी और x2 की वैल्यू 2 थी, तो 5 में से 2 गया तो 3 आया। 3 का वर्ग किए कितना आया? 9। मान लो हमने 2 में से 5 घटा दिया तो कितना आया? -3। इस -3 का भी वर्ग कर लो, कितना आएगा? 9 ही आएगा। कोई बदलाव हो रहा है क्या? नहीं है इसमें? हाँ, A माइनस B का होल स्क्वायर ना। हाँ देखो क्या हुआ, अगर संख्या आ गई, मतलब तुमसे केवल दूरी पूछा है, अगर तुमसे केवल दूरी पूछा है तो दूरी के लिए दोनों बिंदु तो दिए गए होंगे, और दिए होंगे तो दोनों जगह संख्या रहेगी ना। संख्या आसानी से घटा के वर्ग कर दिए हो गया, कुछ नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर कह दिया उसने कि इस तरह से दो बिंदु हैं, इनके बीच की दूरी 10 मात्रक है। कितने मात्रक है? 10 मात्रक। और उसने x1 का, y1 का और x2 का मान दे दिया है, कह दिया तुम y2 का मान बताओ।
आया समझ में? तो क्या करना होगा, तो तुम्हें y2 यहाँ पे y2 ही रखना पड़ेगा ना। और अगर यहाँ पे कोई संख्या रख दी है, मान लो 10 था, तो 10 माइनस y2 बना ना। अब 10 माइनस y2 बना तो 10 माइनस y2, 10 में से y2 घटा दे क्या, कि 10 में से y2 गया तो 9 y2 बचेगा। बचेगा? कभी नहीं बचेगा, वो 10 माइनस y2 ही रहेगा। तब उसमें हम a माइनस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे। कहने का अर्थ, अगर नहीं घटा तब फॉर्मूला लगाना, हो जाएगा। घट गया तो सीधा इसकी तरह तो वर्ग हो जाएगा ना। वो तो सवाल लगाओगे तो देख जाओगे अपने आप, तुम सवाल के बाद तुमको समझ में आ जाएगा। दूसरा देखो, इसका एक हम कॉमन सूत्र याद कर सकते हैं। यहाँ पे तुम देख रहे होगे कि हमने x निर्देशांक को घटाया है, फिर उसका वर्ग किया है। यहाँ पे हमने y निर्देशांक को घटाया है, फिर उसका वर्ग किया है ना। तो यहाँ से हम एक फॉर्मूला और लिख दें तो कोई गलती नहीं होगी। PQ बराबर, इसमें लिख दें x निर्देशांकों का अंतर का वर्ग। x निर्देशांक का अंतर, x निर्देशांक मतलब समझ रहे हो, इसका भुज, x निर्देशांक भुज होता है ना, तो भुज का अंतर का वर्ग। भुज क्या है तुम्हारा, पाला वाला भुज होता है ना, तो भुज का अंतर का वर्ग कर दो। भुज था तुम्हारा x1 और x2, तो अंतर निकाला हमने x1 माइनस x2, इसका क्या कर दिया हमने, वर्ग कर दिया। तो यहाँ पे भुज कर दे, देखो यहाँ पे लिख देते हैं भुज का अंतर का वर्ग और प्लस किसका अंतर, कोटि का अंतर का वर्ग। कौनो गलती हो गया ना, है चीज तो वही है। क्यों? क्योंकि दोनों बिंदुओं का भुज ले लिया जाए, उसका अंतर निकालते हैं। भुज कौन होता है, जो पहला वाला है x वाला, वही भुज होता है ना। तो x वाले का अंतर निकाल दिया गया, उसका वर्ग कर दिया गया। और फिर कोटि का अंतर अर्थात y वाले का अंतर निकाल के उसका क्या कर दिया गया, वर्ग कर दिया गया। तो तीनों फॉर्मूले से तुम लगा सकते हो। कॉमन रूप से हम लोग यही वाला प्रयोग करेंगे, मतलब रटना तुमको यही वाला है, लेकिन तीनों लिख लो, हो जाएगा। सवाल तो किसी एक से लगेगा, बात तीनों की एक ही है, चाहे जैसे कर लो, तुम नोट कर लो। नहीं, हमेशा थोड़ी दूरी दी गई रहेगी। तो बताओ कहाँ ये भी पता था तुम्हें, ये भी पता था क्या दूरी का, पटरिस नाप के निकालने जाओगे उसको। तुम अपना निर्देशांक सही प्रदर्शित करते हो क्या, पटरिस नाप को बता लोगे तब, तो इसीलिए सूत्र से निकालते हैं दूरी। नोट करना जल्दी, नोट करो तब आगे बढ़ा जाए। कुछ भी मान सकते हो, तुम्हारी मर्जी। हमने एक कॉमन चीज PQ माना है, ए भी दिया तो ए भी मान लो। अब देखो नोट तो समाप्त हो गया इसका, बस एक सूत्र ही था। नीचे के इंडिकेट पॉइंट लिख लेना। यदि किसी बिंदु की यदि किसी बिंदु की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करनी होती है, तो किसी बिंदु की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करनी होती है तो हो गया। पहला बिंदु 0,0 मान लेते हैं। क्या लिखे? हाँ, पहला बिंदु 0,0 मान लेते हैं और दूसरा बिंदु दिया गया बिंदु होता है, और दूसरा बिंदु दिया गया बिंदु होता है। और दूसरा बिंदु दिया गया बिंदु होता है। हो गया ना? तो यहां पर भी तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए।
जैसे यहाँ पे दोनों बिंदु हमारे x1 y1 है, x2 y2 है, तो इसमें एक तुम्हारा 0 0 हो जाएगा और एक जो तुम्हारा दिया हो गया मान लो 3 5 दिया है तो वो हो जाएगा। हाँ एक ही दिया हो तब तो उससे सीधे सीधे बोलेगा ना कि बिंदु 3,5 की मूल बिंदु से दूरी जांच करो, बिंदु 3,5 की मूल बिंदु से दूरी जांच करो। तो अब तुमको उसमें एक ही बिंदु बोला तो भटक जाओगे कि क्या निकाले, क्योंकि बिंदु की दूरी ज्ञात करने के लिए तो दो बिंदु पता होना चाहिए। तो उसने जो तो मूल बिंदु बोल दिया, बोला ना, मूल बिंदु भी तो एक बिंदु होता है और जिसका निर्देशांक क्या होता है 0,0। तो उस मूल बिंदु का निर्देशांक हमने पहला बिंदु बना लिया और जो हमको बिंदु दिया गया था उसको हमने दूसरा बिंदु बना लिया, हो जाएगा। तो इस तरह से तब भी दूरी का यही सूत्र हमको लगाना है। हमको यहाँ पे नया सूत्र नहीं निकलवा रहा है, जैसा किताब में एक नया सूत्र बना दिया है, पता चला उसको भी रखने लगोगे और कहीं दूसरी जगह उसको लगा दोगे, ठीक है। इसलिए बस एक कॉमन सूत्र से हम लोग काम करेंगे, इसी सूत्र से ये पूरा अभ्यास हल होगा, ठीक है ना। अब कुछ नियम इसमें लगेंगे, वर्ग के नियम, समबाहु त्रिभुज के नियम, समद्विबाहु त्रिभुज के नियम, आयत के नियम, समचतुर्भुज के नियम, ठीक है। ये सारी चीजें हमको दिखानी है। तो लिखो, एक एग्जाम्पल लिख लो पहले। एग्जाम्पल इसको सूत्र में भर दो यहाँ पे। तब यहाँ पे x1 माइनस x2 है तो 0 माइनस 3 का वर्ग हो गया। ध्यान से देखना, x1 माइनस x2 करना है तो x1 के नीचे तुमको क्या दिख रहा है 0 रख दिए, x2 के नीचे क्या दिख रहा है तो 0 माइनस 3 का वर्ग हो गया और प्लस लगाए y1 का क्या दिख रहा है तुम्हें 0, y2 क्या दिख रहा है -5, तो बराबर कर्डिंग बचा तुम्हारा 0 कोनो मतलब ही नहीं, तो -3 का वर्ग बन गया और ये किसका वर्ग बन गया, तो 3 तिहाई और 5 बचे 25 और 9 34, 34 किसी का वर्ग है नहीं है, छोड़ दो इतने पे। कर्डिंग 34 मात्रा का यही उत्तर है। बस जरूरी नहीं कि वो कर्डी से बाहर ही निकले, ध्यान दिए रहना, कुछ भी उत्तर आ सकता है यहाँ, खाली तुम्हारा सूत्र सही होना चाहिए, गुणा भाग सही होना चाहिए, ठीक है ना। मात्रक मतलब कुछ भी हो सकता है, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर। तो यहाँ पे निर्देशांक है ना, तो निर्देशांक पे कभी भी सेंटीमीटर या मीटर नहीं देता है, वो खाली निर्देशांक तुमको दिया। जैसे उसने कहा कि मूल बिंदु से 3,5 की दूरी ज्ञात करो। अब वो तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है कि तुमने निर्देशांक कैसा बनाया है। तुमने निर्देशांक अगर सेंटीमीटर में बनाया है तो सेंटीमीटर लग जाएगा, तुमने निर्देशांक अगर मीटर में बनाया है मतलब पहले निर्देशांक के बाद दूसरा निर्देशांक 1 मीटर के बाद है और तीसरा निर्देशांक क्या होगा 1 मीटर के बाद है, उसके बाद 5 मीटर के बाद है, घर के ऊपर पहुंच गए दूसरे फ्लोर पे, समझ गए। तो वहां से दूरी निकालोगे वो मीटर में आएगी। तो यहाँ तो हम क्या करते हैं ना, तो सेंटीमीटर नापते हैं ना मीटर नापते हैं, ऐसे ऐसे लगा लेते हैं अपने मन से, पता ही नहीं रहता है सेंटीमीटर है, मिलीमीटर है, किलोमीटर है, इसीलिए हम लोग मात्रक लिख देते हैं, सब सही है, समझ गए। जिसको जो समझना है वो समझ ले, ठीक। इसीलिए हम लोग मात्रक यहाँ पे लिखते हैं। आगे बढ़ते हैं, शुरू करो। क्वेश्चन लिखो, पहले आज क्वेश्चन पढ़ते हैं, वर्ग और बाकी नियम कल पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन लिखो। क्या लिखेंगे, लिखो सवाल पहला नंबर। बिंदुओं हो गया 7,1 और 3,5, बिंदुओं 7,1 और 3,5 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। बिंदुओं 7,1 और 3,5 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। हो गया जी, शुरू करते हैं। अब यहाँ पे बिंदुओं का उसने कोई इंडिकेशन नहीं दिया हमको कि तुम बिंदु को यही मान के लगाओ। कहा क्या, ए बी मानो कि सी क्यू मानो। हाँ निकाल सकते हो, तो शुरू करो। लिखो, दिया है
दिया है पहला बिंदु P, कितना दिया है जी 7,1 तथा दूसरा बिंदु Q 3,5। पहला बिंदु 7,1, दूसरा बिंदु 3,5। तुमने ऐसे लिख दिया इसको। अब क्या करना देखो, इसको पहले के नीचे लिखना x1 और इसके नीचे तक क्या लिखोगे y1, इसके नीचे x2, इसके नीचे, यही तो मानना था हमें। हमने कहा पहले बिंदु को x1 y1, दूसरे बिंदु को x2 y2। लिख लिया तुमने। इसलिए अब दूरी का सूत्र लगा दो PQ बराबर, क्योंकि हमने PQ माना है ना, PQ बराबर करड़ी में x1 माइनस x2 का वर्ग। ध्यान से देखना, x1 है 7, x2 है 3, मतलब 7 माइनस 3 का वर्ग, और प्लस y1 है 1 और ये है 5, 1 माइनस 5 का वर्ग। कितना बचा जी 4 का वर्ग, और यहाँ कितना बचा -4 का वर्ग, मतलब 4 चौका -4 का वर्ग -16, कट के 0 हो गया, इस पूरी 0 आ गई। बस होगा को माइनस का वर्ग क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो ध्यान देते रहो, कट के 0 नहीं हो जाएगा। तो अब देखो करड़ी में कितना आ गया जी, ये 32 किसी का वर्ग है क्या नहीं है, तो तनिक और दिमाग लगा लो। इसको लिख दो करड़ी में 16 गुणे 2, 16 गुणे 32 होता है ना, और 16 किसका वर्ग है 4 का वर्ग है, तो 4 बाहर चला आया, करड़ी में 2 अंदर आ गया, और आगे क्या लिख दिए मात्रक लिख दिए। यही हमारा दूरी हो गया, अर्थात PQ की वैल्यू है। अब देखो यहाँ पे ये PQ महत्व क्यों रखता है, हम खाली दूरी भी तो लिख सकते थे। PQ महत्व क्यों रखता है, क्योंकि अभी जब हम त्रिभुज और चतुर्भुज में पहुंचेंगे तो वहां पे पॉइंट होंगे ना हमारे पास, AB BC CD और DA होगा ना। भुजाएं वही होती है ना, अगर चारों भुजाएं बराबर दिखानी है तो क्या दिखाते हैं, AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA। उस AB का अर्थ क्या निकलेगा, यहाँ पे PQ का अर्थ क्या निकला है, P और Q के बीच की दूरी। किसके बीच की दूरी निकालना था 7 1 और 3 5 के बीच की दूरी निकालना था ना। तो 7 1 को हमने माना P और 3 5 को हमने क्या माना Q। तो P व Q के बीच की दूरी, इसको हमने प्रदर्शित किससे किया PQ से। तो AB का अर्थ क्या निकलेगा, A और B के बीच की दूरी, अर्थात पहले A लिखना फिर किसको लिखना B को लिखना, पहले को x1 y1 दूसरे को x2 y2 सूत्र में रख देना, हल हो जाएगा ना। इस तरह से तुम्हें काम करना होगा, तो छाप लो जल्दी से। नहीं खुद ही कैसे हो सकता है, तनिक हमको बताओ। अगर इसको तुम x1 x2 मान ली, इसका मतलब भुज तुमने एक का ही साथ कर दिया। कभी ऐसा होता है क्या, बिंदु का पहला भाग भुज होता है, दूसरा भाग क्या होता है कोटि होता है, तो हम कैसे मान सकते हैं बताओ, कभी नहीं मान सकते। दो भुज कभी एक साथ नहीं हो सकते, एक भुज होगा तो दूसरा कोटि अवश्य होगा। सात सेमी और मतलब डेसिमल पॉइंट दशमलव में करंट तो कहाँ 1.44 होता है ना, गुणा करा दो 4 में, उतना ही आएगा ना अपने पास पटरी लगा के चेक कर लेना, दूर हो जाएगी। सेंटीमीटर से नाप के बना लेना निर्देशांक, और दोनों बिंदुओं को दर्शा के पटरी लगा के नाप लेना, जितना इसको गुणा कर दोगे उतना उत्तर आएगा एग्जैक्ट, अलग नहीं आएगा। हो गया, दूरी निकालना समझ गए ना आप, तो बाकी की दूरी निकाल के ले आना। अब लगा के आओ इसमें, आपका और नियम है
4 बाई हो जाते तब एक और बता दें। क्या चीज? आज त्रिभुज का निकालोगे तो ग्राफ बनाना पड़ेगा, त्रिभुज में नहीं बनाओगे तभी चलेगा, लेकिन चतुर्भुज में बनाना पड़ेगा, क्योंकि चतुर्भुज में बनाएंगे तभी हमें बिंदु पता चलेगा। चलो अब देखो, मिटा दें इसको, तो क्या कर रहा है? दूसरा एग्जाम्पल लिखो, दो बिंदुओं जाओ बेंच पीछे उठाओ, तुम लोग बैठो अपना। दो बिंदुओं ए कॉमा बी और माइनस ए कॉमा माइनस सी, दो बिंदुओं ए कॉमा बी और माइनस ए कॉमा माइनस बी के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। हो गया ना? अब शुरू करते हैं। देखो यहां पर भी दो बिंदु दिए गए थे ना, ध्यान से देखना। पहले बिंदु को मानेंगे P और दूसरे को, तो इसको x1 y1, इसको x2 y2। कौन गलती जी? नहीं ना? ध्यान देना, x1 y1 x2 y2। अब ध्यान से देखो, x1 का मान रखेंगे a, हो गया ना? माइनस x2 का मान माइनस a, तो माइनस a रख दिए। ध्यान दिए ना, माइनस सूत्र का है और x2 की खुद की वैल्यू माइनस a है, तो हमको रखना होगा a माइनस, फिर कोष्ठक में माइनस a। अब वर्ग करने के लिए हमको ऐसे बड़ा कोष्ठक लगाना होगा ना, और इसीलिए पहले कोष्ठक नहीं लगाए थे। ऐसे ही इसमें होगा, y1 की वैल्यू है b और माइनस इसकी वैल्यू है माइनस b। हो गया ना? इसका वर्ग हो गया। अब इसमें ब्रैकेट तोड़ो, तो ये a प्लस a का वर्ग और b प्लस b का वर्ग हुआ ना? इसमें भी a प्लस b का होल स्क्वायर लगा दो, इसमें भी a प्लस b का होल स्क्वायर लगा दो। जुड़ जा रहा है तो जोड़ लो, सूत्र लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तब देख रहे हो तो क्या हो गया? 4a² प्लस 4b, 4 इसमें से कॉमन कर लिया जाए, तो ब्रैकेट में बचा a² प्लस, तो दूरी PQ बराबर क्या आ गया? 4 का वर्गमूल, और इसका भी वर्ग है तो वर्ग खत्म, क्या बचा? a प्लस b। यही उत्तर हो गया। क्या गलत? यहाँ पे हाँ, अगर उल्टा किए होते ना, क्या तुम कहना चाहते हो? यहाँ पे माइनस होगा, माइनस नहीं, माइनस माइनस का पूरा प्लस होता है। देखो जब माइनस माइनस जुड़ते हैं तब माइनस होता है, मतलब तुम्हारे ऊपर भी उधार है, उसके ऊपर भी उधार है, तो दोनों का जोड़ के भी उधार ही रहेगा। लेकिन जब बुरा होता है तब प्लस हो जाता है, याद रखते रहना। अब देखो हुआ क्या? कहाँ? मैंने तो बताया, बड़ी खुशी देख रहे थे। कदो यहाँ पे ध्यान दो, ये a² प्लस b² है, तो क्या वो करड़ी से बाहर निकल जाएगा? कभी करड़ी से बाहर नहीं निकलेगा। करड़ी के अंदर से बाहर वही संख्याएं निकलती हैं जिनके ऊपर वर्ग लगा होता है और गुणा भाग में होती है, प्लस माइनस में नहीं।
अगर प्लस माइनस में है तो उनके ऊपर वर्ग भले ही लगा है लेकिन वो कभी करड़ी से बाहर नहीं निकल सकती है। समझ गए ना? इसलिए ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंदर ऐसे ही रहेगा और इसके ऊपर क्या लगेगा? करड़ी, लेकिन 4 का वर्गमूल 2 बाहर निकल जाएगा। हो जाएगा? ये उत्तर होगा। नोट करो, अब लगा के आना, बाकी चीजें कल देखेंगे।